अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। हमारा आज का वीडियो सेशन गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के डिसिप्लिनरी रूल्स के मुताल्लिक है। ये डिसिप्लिनरी रूल्स या इंज़बाती कवानीन, इनका ताल्लुक़ गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के स्केल या ग्रेड 1 से लेकर ग्रेड 21 के लोगों पर यकसां होता है। ये सब के लिए काबिले अमल हैं और इन्हीं के तहत सारों के ख़िलाफ़ जब ज़रूरत होती है इंज़बाती कार्रवाई की जाती है। देखना यह है कि डिसिप्लिनरी रूल्स की ज़रूरत क्यों पेश आती है। अगर हम पूरी कायनात को देखें तो हमें इस बात का एहसास होता है, ये बात हमारे इल्म में आती है कि पूरी कायनात का क़याम ही नज़्म व ज़ब्त के ऊपर मौजूद है। ये कायम ही नज़्म व ज़ब्त के ऊपर है, क्योंकि अल्लाह ताला ने ये कायनात मीज़ान के ऊपर खड़ी की है। अगर वो मीज़ान हिल जाए, वो मीज़ान क्या है? वो ये नज़्म व ज़ब्त है। अगर आप गौर से देखें, मज़ाहिर फ़ितरत को ले लें, सूरज मशरिक़ से निकलता है, मग़रिब में डूबता है। चाँद अपनी तरतीब से निकलता है, अपनी तरतीब में ग़रूब होता है। सितारों को देख लें, मौसमों को देख लें, पूरी कायनात का निज़ाम नज़्म व ज़ब्त के ऊपर कायम है। अगर ये निज़ाम ना हो तो हर तरफ हमें क्यास नज़र आए, पेंडिमोनियम, अनार्की, कन्फ्यूजन, इर्रेगुलरिटी नज़र आए। लेकिन सिर्फ ये नज़्म व ज़ब्त है जिस वजह से हम इस कायनात के अंदर एक तरतीब के साथ अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इस नज़्म व ज़ब्त का ताल्लुक़ जहाँ मज़ाहिर फ़ितरत के साथ है, इंसानों के साथ है, इस मुआशरे के साथ है, इंडिविजुअल के साथ है। अब हम अगर देखते हैं हमारी ज़िंदगी, सड़कों पे देख लें, हमारे यहाँ अगर डिसिप्लिन नहीं है तो ट्रैफिक का निज़ाम आपके सामने है। आप मार्केट में देख लें, लोग एक दूसरे के साथ क्या सलूक कर रहे हैं, भगदड़ मची हुई है, रश लगा हुआ है। हम नज़्म व ज़ब्त नहीं रखना चाह रहे। तो ये नज़्म व ज़ब्त इन अपनी ज़िंदगियों में भले हम लागू करें ना करें, लेकिन जब गवर्नमेंट की बात आती है, गवर्नमेंट के मुलाजमों की बात आती है, तो उनको ये इजाज़त नहीं दी जा सकती कि जिस तरह वो ज़ाती ज़िंदगी मुआशरे में गुजारते हैं उस तरह की ज़िंदगी सर्विस में भी गुजारें। ऐसा मुमकिन नहीं है। देखना ये है कि नज़्म व ज़ब्त कितनी तरह का है। नज़्म व ज़ब्त के या डिसिप्लिन दो तरह का है। एक को हम पॉजिटिव डिसिप्लिन कहते हैं और एक को हम नेगेटिव डिसिप्लिन कहते हैं। पॉजिटिव डिसिप्लिन वो है जो हमें सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है, जो हमें सेंस ऑफ ड्यूटी देता है। और नेगेटिव डिसिप्लिन वो है कि जिसके बारे में जब हम सोचते हैं तो हमारे जहन में करेक्शन आती है, पनिशमेंट आती है। तो हमने एज अ गवर्नमेंट सर्वेंट, बजाय इसके कि हम सेंस ऑफ ड्यूटी को देखें, अक्सरियत हम में ऐसी है जो इसको प्यूनिटिव रूल्स के तौर पे लेती है। तो बात यह है कि गवर्नमेंट जब किसी को जॉब की ऑफ़र करती है तो उसको बाकायदा रिटन में टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस कन्वे करती है। उसको बताती है कि तेरे ऊपर कौन कौन से कवानीन, कौन कौन से ज़वाबित लागू होंगे। अब वो कौन से, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के एम्प्लॉइज़ के लिए वो कौन से कवानीन हैं। अगर हम सिविल सर्वेंट को लेते हैं तो उसके ऊपर पंजाब सिविल सर्वेंट एक्ट 1974 लागू होता है। उसके अंदर 21 तरह के टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस दिए गए हैं। टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस को आप शरायत नौकरी भी कह सकते हैं कि आप नौकरी में आ रहे हैं, आपको ये शरायत पूरी करनी है, आपके ये हकूक़ हैं। गोया हकूक़ और ड्यूटीज़ की एक डिटेल होती है। जब बंदा सर्विस में आता है तो उसको वो डिटेल दी जाती है और वो उसके अपॉइंटमेंट लेटर्स में ऑलमोस्ट वो चीज़ें रिफ्लेक्ट कर दी जाती हैं। अगर अब बाद में आके बंदा उनमें कोई भी खिलाफ वर्जी करता है तो फिर उसके लिए डेफिनेटली एक करेक्टिव एक्शन रिक्वायर्ड है। हम देखते हैं पंजाब सिविल सर्वेंट एक्ट 1974, उसका सेक्शन 15 ये बताता है कि डिसिप्लिनरी रूल्स होंगे वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के तमाम सिविल सर्वेंट्स के ऊपर यकसां लागू होंगे। अब यहाँ पे लफ्ज़ मैंने सिविल सर्वेंट का बोला, इससे कन्फ्यूजन पैदा होती है कि सिविल सर्वेंट और दीगर गवर्नमेंट सर्वेंट्स में क्या फ़र्क है। सिविल सर्वेंट और उस गवर्नमेंट एम्प्लॉई को कहेंगे, मैं पंजाब की हद तक बात करूंगा, जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के पंजाब सिविल सर्वेंट एक्ट के तहत
सर्विस में आता है, जिसके ऊपर पंजाब सिविल सर्वेंट्स एक्ट की टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस लागू होती हैं, वो सिविल सर्वेंट है। जिसके ऊपर ये टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस लागू नहीं होती वो सिविल सर्वेंट नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय सिविल सर्वेंट नहीं है, क्योंकि उसका एक बाकायदा अलग से कॉन्ट्रैक्ट है। वो उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर उसके कॉवेनेंट्स दिए गए हैं, उसके हकूक़ व फ़राइज़ दिए गए हैं, उसकी ड्यूटीज़ दी गई हैं, तो वो कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय सिविल सर्वेंट नहीं है। ये इंक्वायरी रूल्स जिनकी हम बात करने चले हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट पर भी लागू होते हैं और मज़ीद जिस पर लागू होते हैं, आगे हम उनकी तरफ डिटेल से बात करते हैं। हम देखते हैं कि मुख्तलिफ़ औकात में, मुख्तलिफ़ अदवार में, मुख्तलिफ़ किस्म की इन्वायरमेंट में ये रूल्स बदलते रहते हैं। इंक्वायरी रूल्स, ये डिसिप्लिनरी कोड, ये इंज़बाती कवानीन हमेशा यकसां नहीं रहते। जब हम तारीख़ पाकिस्तान को देखते हैं तो हमें मालूम होता है, और बिलखसूस हम प्रोविंस ऑफ पंजाब की तारीख़ को देखते हैं तो हमें मालूम होता है कि 1960 ईस्वी से पहले तमाम डिवीजन्स, स्टेट्स, ऑर्गेनाइजेशंस वो आज़ाद थी अपने इंज़बाती कवानीन बनाने में। पहली दफ़ा 1960 ईस्वी में द वेस्ट पाकिस्तान गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ एफिशिएंसी एंड डिसिप्लिन रूल्स 1960 वजूद में आए। ये वो रूल्स हैं जो अक्रॉस द बोर्ड गवर्नमेंट, वेस्ट पाकिस्तान गवर्नमेंट के तमाम एम्प्लॉइज़ पर यकसां लागू होते थे। फिर 1975 ईस्वी में इन इंक्वायरी रूल्स को बदल दिया गया। वजह साफ ज़ाहिर है, उस वक्त वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान का कंसेप्ट ख़त्म हो चुका था। इन इंक्वायरी रूल्स का नाम रखा गया, इस डिसिप्लिनरी कोड का नाम रखा गया द पंजाब सिविल सर्वेंट्स एफिशिएंसी एंड डिसिप्लिन रूल्स 1975। फिर इन इंक्वायरी रूल्स में तब्दीली आई, कुछ इनमें लेक्यूनस थे। उन लेक्यूनस को रिमूव करने के लिए नए इंक्वायरी रूल्स सामने लाए गए, जिनका नाम था द पंजाब एम्प्लॉइज़, द पंजाब सिविल सर्वेंट्स एफिशिएंसी एंड डिसिप्लिन रूल्स 1999। इसके बाद सन 2000 में इन इंक्वायरी रूल्स को भी अब्रोगेट कर दिया गया, इनको ओवर रूल कर दिया गया, और जो नए रूल्स आए उनका नाम रखा गया द पंजाब रिमूवल फ्रॉम सर्विस ऑर्डिनेंस 2000। जैसा कि ये नाम बहुत खौफनाक नाम है, इससे मुराद तो ऐसा लगता है कि भले किसी का कसूर है या नहीं, आपने उसको कल्पेबल करना है, आपने उसको सज़ा देनी है। द पंजाब रिमूवल फ्रॉम सर्विस ऑर्डिनेंस, तो इसके नाम के अंदर ही एक ऐसा खौफ, बल्कि मैं कहूँगा इंसानी तहकीर मौजूद है। इन रूल्स को बदला गया 2006 में और उन रूल्स का नाम रखा गया द पंजाब एम्प्लॉइज़ एफिशिएंसी डिसिप्लिन एंड अकाउंटेबिलिटी एक्ट 2006। आज यही कवानीन वजूद में हैं। आज इन्हीं के तहत बंदे के ख़िलाफ़, गवर्नमेंट सर्वेंट के ख़िलाफ़, पंजाब गवर्नमेंट के एम्प्लॉय के ख़िलाफ़ करेक्टिव एक्शन लिया जाता है। यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि जब नए इंक्वायरी रूल्स आ जाते हैं तो क्या पुराने रूल्स लागू नहीं रहते? इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। जब कोई एक्शन जिस डिसिप्लिनरी कोड के तहत इनिशिएट किया जाता है, भले उसके बाद कितने और इंक्वायरी रूल्स, डिसिप्लिनरी रूल्स आ जाएं, वो एक्शन जिस पर्टिकुलर रूल के तहत इनिशिएट किया जाता है, तकमील उसकी उसी के तहत होगी। मसलन हमारे पास अभी भी केसेस ऐसे हैं जो PRSO के तहत प्रोसीड हो रहे हैं, कुछ केसेस ऐसे हैं जो अभी END के तहत 1999 के रूल्स के तहत प्रोसीड हो रहे हैं। तो किसी वजह से लिंगर ऑन हो रहे हैं, जब भी उनकी तकमील होगी उन्हीं रूल्स के तहत इनकी तकमील होनी है। भले पीडा वजूद में 2006 से आ गया है और उन इंक्वायरी रूल्स की हैसियत बज़ाहिर नहीं लगती, लेकिन क्योंकि एक्शन उन्हीं रूल्स के तहत इनिशिएट हुआ था, तकमील भी उन्हीं रूल्स के तहत होनी है। और वो तमाम एक्शंस जो पीडा के तहत इनिशिएट हुए हैं, अब वो पीडा के तहत उनकी तकमील होगी। हाँ, वो शख्स, वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई जिसके खिलाफ PRSO या END रूल्स 1999 के तहत या इससे पहले के तहत एक्शन इनिशिएट हुआ और अब मज़ीद उसके वो मुकम्मल नहीं हुआ और अब कोई और एलिगेशन, कोई और मिसकंडक्ट उसके खिलाफ आया है, तो जो नया एक्शन आएगा, इनिशिएट होगा, वो पीडा के तहत होगा। पंजाब एम्प्लॉइज़ एफिशिएंसी डिसिप्लिन एंड अकाउंटेबिलिटी एक्ट का मारूफ नाम आजकल जो एक्रोनिम है वो पीडा है।
तो नया एक्शन उनके खिलाफ पीडा के तहत होगा। ये इसकी प्रोसीडिंग्स का तरीक़ाकार अपना, इसके मुताबिक उसकी एग्जोनरेशन होनी है, पेनल्टी होनी है, उसकी पीडा की प्रोविजंस के तहत होंगी, और इसका ताल्लुक पिछले रूल्स, पिछली इनिशिएशन ऑफ प्रोसीडिंग्स से कतन कोई नहीं होगा। अब हम देखते हैं कि ये तो एक हमने मुख्तसर तारीख देखी डिसिप्लिनरी रूल्स की जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और वेस्ट पाकिस्तान के अंदर रही। देखना यह है कि जब किसी के ख़िलाफ़ कोई एलिगेशन आती है तो क्या हम स्टेट वे उसके ख़िलाफ़ पीडा के तहत कार्रवाई करते हैं? ऐसा नहीं है। पीडा के बारे में बहुत सारी गलतफहमियाँ पाई जाती हैं। हमारे यहाँ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को बिलखुसूस एजुकेशन डिपार्टमेंट में पीडा का नाम लेकर अथॉरिटीज़ अपने एम्प्लॉइज़ का तरा निकाला करती हैं, उन्हें खौफज़दा करती हैं। अब वजह क्या है खौफज़दा करने की? ना खौफज़दा करने वाले को पता है कि पीडा क्या है, ना खौफज़दा होने वाले को पता है पीडा क्या है। वो खौफज़दा किए जा रहा है, वो खौफज़दा होए जा रहा है। तो जब तक हम इसको नहीं समझते, पीडा को हमें दो एंगल से, जो कोई भी डिसिप्लिनरी कोड है उसको हमें दो एंगल से सीखने की ज़रूरत है। ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये सीखने की ज़रूरत है। नंबर वन, हम में हर गवर्नमेंट एम्प्लॉई, एवरी गवर्नमेंट एम्प्लॉई ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ पंजाब वांट्स टू सेफगार्ड हिज इंटरेस्ट और हर इंटरेस्ट। कोई भी ये नहीं चाहता कि मेरे साथ ज़्यादती हो, मुझे सज़ा दी जाए। तो हर एक ये चाहता है कि मैं अपनी सर्विस का तहफ़्फ़ुज़ करूँ। दूसरी सूरत में जो अथॉरिटी है, जो इंक्वायरी अफसर है, हम में तमाम गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को किसी न किसी मौके पे ये इम्कान रहता है अथॉरिटी के तौर पे, अगर वो ऑफिसर रैंक का है तो अथॉरिटी के तौर पे उसको काम करना पड़ जाए, उसको हियरिंग ऑफिसर के तौर पे काम करना पड़ जाए, डिपार्टमेंटल रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे काम करना पड़ जाए, वो एज अ विटनेस, एज एन इंक्वायरी अफसर, किसी भी हैसियत में उसको इसमें इन्वॉल्व होना पड़ सकता है। तो इसलिए पहली सूरत है ज़ाती दिफा, जो हर बंदा, हर गवर्नमेंट एम्प्लॉई चाहता है, और दूसरी है दफ्तरी ज़रूरत। और दफ्तरी ज़रूरत में हमें पीडा इसलिए सीखना है कि किसी बेगुनाह को सज़ा ना हो जाए, हमारी लाइल्मी की वजह से, हमारी कोताही की वजह से किसी बेगुनाह को सज़ा ना हो जाए। और दूसरी सूरत में एक बहुत बड़े, शुरू में तो वो मुल्ज़िम होगा, जब वो मुजरिम साबित हो जाता है तो वो सज़ा से बच ना जाए। और मैं आपको एक बात दावे से बताता हूँ, आप स्टडी कर लें, आप सर्वे कर लें, डिसिप्लिनरी रूल्स के तहत दी गई सज़ा के नतीजे में जब लोग कोर्ट्स में जाते हैं तो बरी होने वालों को आप देखेंगे, उनके बरी होने की बुनियादी वजह अथॉरिटी या उस प्रोसीडिंग के अंदर, उस कार्रवाई के अंदर मौजूद लोगों की कोई ना कोई कोताही होगी, कोई ना कोई इर्रेगुलरिटी होगी जिसने उस अक्यूज़ की मदद की, और वो बहुत बड़ा जुर्म करने के बावजूद टेक्निकल लेकुना की वजह से, जिसको अथॉरिटी ने नहीं समझा, वो अदालत से बरी होकर आ जाता है। ये देखना है कि क्या, जैसे मैंने पहले आपसे जिक्र किया कि किसी के ख़िलाफ़ अगर कंप्लेंट आ जाए तो क्या फ़ौरी तौर पे उसके ख़िलाफ़ इंज़बाती कार्रवाई का बाकायदा फॉर्मल आगाज़ कर दिया जाए? बिल्कुल भी नहीं। हम देखते हैं इंक्वायरीज़ दो तरह की होती हैं। एक को आप अमूमन उर्फ़ आम में आपने प्रीलिमिनरी इंक्वायरी का नाम सुना हुआ है, आपने प्रोब या फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी का नाम सुन रखा है। दूसरी साइड पे है फॉर्मल इंक्वायरी या रेगुलर इंक्वायरी। इन दोनों में वाज़े फ़र्क है। उस फ़र्क को, पीडा को शुरू करने से पहले, पीडा को पढ़ने से पहले समझना बहुत ज़रूरी है। इस पहली जो काइंड ऑफ इंक्वायरी है, जिसका नाम मैंने बेसिक इनिशियल इंक्वायरी, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी, फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी, प्रोब वगैरह वगैरह ये नाम है, इसको हम सिंपल प्रोब कहेंगे फ़र्क समझने के लिए, किस से? रेगुलर इंक्वायरी से। एक को हम प्रोब कहेंगे, दूसरे को हम रेगुलर इंक्वायरी कहेंगे। प्रोब और रेगुलर इंक्वायरी में बुनियादी फ़र्क ये है कि प्रोब के अंदर टाइम लिमिटेशन नहीं है। प्रोब करवाने वाली अथॉरिटी, जिसको आप प्रोबिंग अथॉरिटी कह सकते हैं, उसकी मर्ज़ी है 2 दिन में करवाए, 10 दिन में करवाए, 20 में करवाए।
जबकि रेगुलर इंक्वायरी के अंदर किसी अथॉरिटी की मर्जी नहीं चल सकती। वहाँ पे रेगुलर इंक्वायरी के अंदर मुख्तलिफ स्टेप्स दिए गए हैं और उसका टाइम फ्रेम सेट किया गया है। मिसाल के तौर पे शो काज है तो 7 दिन, 7 के आप 8 नहीं कर सकते, 6 नहीं ऑर्डर में कर सकते। हाँ, आप मजीद एक्सटेंड कर सकते हैं, 7 के एक्सटिंग्विश होने पर मजीद टाइम दे सकते हैं, लेकिन आप उसको 6 नहीं कर सकते, 5 नहीं कर सकते। जबकि ये बात प्रोब के अंदर नहीं दी गई। इसी तरह रेगुलर इंक्वायरी के अंदर 60 दिन का टाइम है। 60 दिन से कम की कोई भी अथॉरिटी ऑर्डर नहीं कर सकती, नहीं ये इंक्वायरी तो मुझे 10 दिन में चाहिए, वो ऐसा नहीं कर सकती। टाइम ज़्यादा कर सकती है अगर वो इंक्वायरी 60 दिन में मुकम्मल नहीं हुई। दूसरी बात, ये पहला फ़र्क है कि प्रोब में टाइम लिमिटेशन नहीं है, प्रोबिंग अथॉरिटी की स्वीट विल है, उसकी डिस्क्रेशन है। जबकि रेगुलर इंक्वायरी में बाकायदा टाइमलाइन दी गई है, उसको फॉलो करना हर हाल में ज़रूरी है। अगर उसको फॉलो नहीं किया जाएगा तो बंदा उसके अक्यूज़ के बरी होने के अपलेट अथॉरिटी के पास या कोर्ट में जाके उसके बरी होने के वाज़े चांसेस मौजूद हैं। अब दूसरा फ़र्क यह है कि प्रोब लाइन ऑफ रिपोर्टिंग में कोई भी करा सकता है। लाइन ऑफ रिपोर्टिंग क्या है कि एक इंडिविजुअल का इमीडिएट बॉस जो है वो भी उसकी प्रोब करा सकता है, लेकिन रेगुलर इंक्वायरी भले किसी भी लेवल की अथॉरिटी को परखाश हो इंडिविजुअल के खिलाफ, वो उसकी रेगुलर इंक्वायरी नहीं करवा सकती। रेगुलर इंक्वायरी उसकी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी करवाएगी और पीडा ने कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का किरदार उसकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी को दिया है। तो इसलिए प्रोब, मिसाल के तौर पे मैं एक एसएसटी है, एजुकेशन डिपार्टमेंट का एसएसटी है, या अब कह लें कि एक मेडिकल अफसर है, मेडिकल अफसर किसी हॉस्पिटल में पोस्टेड है। अब इन दोनों का जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी है वो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है। डॉक्टर की 17 की अपॉइंटिंग अथॉरिटी उसका सेक्रेटरी हेल्थ है, एसएसटी की अथॉरिटी उसका सेक्रेटरी स्कूल्स है। अब इन दोनों के खिलाफ जब रेगुलर इंक्वायरी होनी है तो सेक्रेटरी ही ऑर्डर कर सकता है, लेकिन प्रोब होना है तो सेक्रेटरी भी प्रोब का ऑर्डर कर सकता है। तो जहां पे ये लोग पोस्टेड हैं वहाँ पे मिसाल के तौर पे डॉक्टर है तो एमएस उसके का प्रोब करवा सकता है, और अगर एसएसटी है तो वहाँ का डीसीओ करवा सकता है, प्रिंसिपल करवा सकता है, कोई भी प्रोब करवा सकता है। तो मतलब दूसरा फ़र्क ये हुआ कि प्रोब करवाने की अथॉरिटी और जो रेगुलर इंक्वायरी की अथॉरिटी है इनमें भी फ़र्क है। अगली बात जो बड़ी अहम है कि प्रोब आप जूनियर से भी करवा सकते हैं, हम रैंक से भी करवा सकते हैं, सीनियर से भी करवा सकते हैं, लेकिन रेगुलर इंक्वायरी के लिए लाजिम है कि जो इंक्वायरी अफसर लगाया जाए वो रैंक में सीनियर हो। इस सीनियरिटी को मैं अलग से भी डिस्कस करता हूँ। अब आप देखेंगे, मैं कह रहा हूँ कि प्रोब के अंदर आप जूनियर से भी प्रोब करवा सकते हैं, हम रैंक से भी करवा सकते हैं, सीनियर से भी, लेकिन करवाते हमेशा हम सीनियर से हैं। सिर्फ इसलिए करवाते हैं सीनियर से कि कल को जूनियर की उसने परफॉर्मेंस वैल्यूएशन रिपोर्ट भी लिखनी है, या कोई भी और वजह, कोई कन्फ्रंटेशन बन सकती है, टकराव की कैफियत पैदा हो सकती है, वो उससे खौफज़दा जूनियर हो सकता है। तो इसलिए कोशिश ये की जाती है प्रोब भी सीनियर से ही करवाया जाए। अब रेगुलर इंक्वायरी हर हाल में सीनियर से करवाई जानी है। इसमें अब एक फ़र्क या एक थोड़ी सी बात जो समझने की है वो ये है कि अगर एक अक्यूज़्ड है तो उसके खिलाफ जो रेगुलर इंक्वायरी में इंक्वायरी अफसर होगा वो हर हाल में उससे सीनियर होगा। लेकिन अगर इंक्वायरी कमेटी है और भले अक्यूज़ एक है या एक से ज़्यादा हैं, तो इंक्वायरी कमेटी का जो कन्वीनर है, कन्वीनर किसको कहेंगे, जो उस इंक्वायरी कमेटी के मेंबरान 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, जितने भी हैं, कम से कम तो 2 होंगे, उनमें जो सीनियर मोस्ट होगा वो उस इंक्वायरी कमेटी का कन्वीनर कहलाएगा। इस कन्वीनर का तमाम अक्यूज से सीनियर होना ज़रूरी है। इंक्वायरी कमेटी के बाकी के मेंबरान अक्यूज से जूनियर भी हो सकते हैं, लेकिन कन्वीनर का सीनियर होना ज़रूरी है। अब देखना यह है कि इतना आज़ाद क्यों है, मर्जी क्यों चलती, ज़्यादा मर्जी क्यों चलती है प्रोब में अथॉरिटी की।
बात यह है कि प्रोब का कोई बाकायदा इंज़बाती कोड नहीं है। ये एक फैसिलिटेशन है अथॉरिटी की कि वो प्रोब करवाती है और ये बाकायदा जजमेंट्स ऑफ द ऑनरेबल कोर्ट इसको इंडोर्स करती हैं, वो इसको एक्सेप्ट करती हैं इस प्रोब को। अब हमने देखना है प्रोब क्या हर इंक्वायरी के लिए पहले प्रोब फिर कराया जाना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं है। एक फर्क और कि प्रोब के तहत जुर्म साबित हो जाए तो सजा नहीं दी जा सकती। रेगुलर इंक्वायरी कराई ही इसलिए जाती है कि अगर जुर्म साबित हो गया तो पेनल्टी अवार्ड की जाएगी। अब भाई जब सजा नहीं दी जा सकती तो प्रोब की क्या जरूरत है? प्रोब की जरूरत है। इसको समझने के लिए हमें देखना है कि मेरे नजदीक, मेरी जाती राय में जुर्म की 3 नौइयतें हैं। पहली नौइयत में सबको पता है फलां मुजरिम है, मुलजिम है, उसके खिलाफ एविडेंस खातिर खा मौजूद है, जिसको हम कहते हैं मुंह बोलता सबूत उसके खिलाफ मौजूद है। किसी मजीद सबूत की ज़रूरत ही नहीं है, हालात व वाक़यात उसके खिलाफ जाते हैं। तहरीरी है या मादी नौइयत का जो भी सबूत है वो बड़ा वाज़ेह है, मजीद सबूत कलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात, दूसरी नौइयत, जुर्म हुआ है, मुलजिम का पता है, लेकिन उसके खिलाफ सबूत नाकाफ़ी है। मौजूद या मौजूदा सबूत की बुनियाद पर उसको अगर सज़ा दी जाएगी तो वो किसी भी फोरम से बरी हो जाएगा। इसलिए उसके खिलाफ मज़ीद सबूत इकट्ठा करने की ज़रूरत है और एविडेंस कलेक्ट करने की ज़रूरत है। तीसरी सूरत, मामला गर्द आलूद है। पहली सूरत में मामला गर्द आलूद है, पता ही नहीं है कि जुर्म किसने किया है, तो उस वक्त इस गर्द को हटाया जाना ज़रूरी है। मिसाल के तौर पे किसी दफ्तर से कंप्यूटर्स चोरी हो जाते हैं, अब किसको मुर्द इल्ज़ाम ठहराया जाएगा? किसी के खिलाफ भी जब हमने प्रोसीड करना है तो एक बात बहुत अहम है कि एक चार्ज शीट बनेगी, फ़हरिस्ते इल्ज़ामात बनेगी। उसे कहा जाएगा आपके खिलाफ ये इल्ज़ाम है, ये इल्ज़ाम है, ये इल्ज़ाम है, उस पर उससे जवाब मांगा जाएगा। यहाँ पे तो हमें पता ही नहीं है जुर्म किसने किया है। तीसरी सूरत में तो हम किसके खिलाफ चार्जशीट करेंगे? तो इसमें अथॉरिटी, इमीडिएट बॉस या जो उसकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी है, जो भी जिसके भी इल्म में आता है, वो प्रोब का आर्डर करेगी। अब प्रोब अफसर क्या करेगा? वो हालात व वाक़यात का बनज़र गाइज़ जायज़ा लेगा, वो जगह विज़िट करेगा, वो लोगों के बयानात लेगा, उसके बाद अपना ड्यू डिलिजेंस करने के बाद वो इस नतीजे पे पहुंचेगा कि ये मामला फ़लाँ 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 की गफलत से हुआ या सिर्फ फ़लाँ की गफलत से हुआ, उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी जो उसने पूरी नहीं की, और उस पर वो रिकमेंड करेगा अथॉरिटी को, वो अपनी वापसी पे रिपोर्ट लिखेगा कि ये प्रोब मैंने किया, मैंने पूरी एक डिटेल देगा जो उसने कार्रवाई की, और आखिर में वो ये रिकमेंड करेगा कि इसके खिलाफ मेरे नज़दीक रेगुलर इंक्वायरी की जाए। अब वो पेनल्टी रिकमेंड नहीं कर सकता। अगर कोई प्रोब में, देखें प्रोब में ना तो पेनल्टी दी जाती है, मैं चूँकि अरसा 10 साल से ये पीड़ा पढ़ा रहा हूँ, तो होता क्या है, मुझे अमूमन क्लास में कहा जाता है जी कि प्रोब के तहत फ़लाँ ने सज़ा दी, तो लेने वाले ने ले ली, देने वाले ने दे दी, क्योंकि दोनों को पता नहीं है। प्रोब के तहत सज़ा नहीं दी जा सकती। प्रोब अफसर को कभी भी सज़ा रिकमेंड नहीं करनी चाहिए, अथॉरिटी को कभी भी सज़ा नहीं देनी चाहिए। क्यों भाई? सज़ा देने के लिए रूल की मौजूदगी ज़रूरी है। आप कानून के बगैर किस तरह किसी को सज़ा देते हैं? जब आप रेगुलर इंक्वायरी के तहत सज़ा देते हैं तो आप पीडा के सेक्शन का, सब सेक्शन का, पेनल्टी का बाकायदा नाम लिखते हैं, लेकिन प्रोब के तहत कहाँ से रूल्स लेंगे? कहीं पे भी उसकी पेनल्टी कोडिफाइड नहीं है। वो तो एक फैसिलिटेशन है, आपके प्रोसेस को ईज आउट करने के लिए है, फैक्ट्स तक पहुंचने के लिए है, इसीलिए उसको फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी भी कहा गया। अब देखें, कंप्यूटर्स चोरी हुए, आपके पास फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी रिपोर्ट आ गई, प्रोब रिपोर्ट आ गई। अब आपके लिए आसानी है कि आपको पता चल गया कौन कौन अक्यूज्ड है, उसके खिलाफ आप चार्जशीट बना सकते हैं और
रेगुलर इंक्वायरी करवा सकते हैं। इसके अलावा भी प्रोब करवाया जाता है जब किसी के खिलाफ कोई कंप्लेंट आ जाए। वो कंप्लेंट टेलीफोन पे हो सकती है, तहरीरी हो सकती है, गवर्नमेंट की अपनी अथॉरिटी या सुपरवाइज़र की अपने नोटिस में ज़ाती इल्म में आती है किसी के खिलाफ कोई चीज़, तो वो किसी भी वजह से वो उसके खिलाफ प्रोब करवा सकते हैं। अब बात यह है कि किसी की कंप्लेंट पर हम रेगुलर इंक्वायरी क्यों नहीं करवाते? ये एक लंबा प्रोसेस है, गवर्नमेंट के रिसोर्सेज इसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो ऐसी सूरत में प्रोब करवाने से पता चल जाता है भाई कोई मामला हुआ है या नहीं हुआ। अगर मामला प्रोब में पता चल जाए नहीं हुआ तो क्या ज़रूरत है हमें रेगुलर इंक्वायरी की तरफ? गवर्नमेंट के रिसोर्सेज, कितने लोग इन्वॉल्व होंगे, अथॉरिटी का टाइम जाएगा, इंक्वायरी अफसर लगेगा, हियरिंग अफसर नॉमिनेट होने के चांसेस हैं, आप विटनेसेस जा रहे होंगे और डीआर, और इसके अलावा गवर्नमेंट की मशीनरी और गवर्नमेंट के पेपर्स वगैरह, गवर्नमेंट के ये नहीं रिसोर्सेज ज़ाय होंगे। तो इसका तरीक़ेकार, जब कोई कंप्लेंट अनोनिमस, सिडोनिमस या कोई टेलीफोनिक कंप्लेंट आती है मगर वो माली नौयत की कंप्लेंट नहीं है, तो उस पर हमें ये फैसला करना है कि इसके प्रोब की ज़रूरत है भी कि नहीं। गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शंस ये हैं कि जो अनोनिमस कंप्लेंट्स होती हैं या सिडोनिमस होती हैं उनको इंक्वायर किया ही ना जाए, उनको फाइल कर दिया जाए। लेकिन जो माली नौयत की कंप्लेंट्स हों उनको ज़रूर देखा जाना चाहिए, उस पर प्रोब ज़रूर कर लिया जाना चाहिए। अगर वाकई मामलात मिसकंडक्ट के हैं, करप्शन के हैं, तो फिर उसके ऊपर हमें रेगुलर इंक्वायरी करानी चाहिए। तो आज तक के लिए इतना ही। इंशाअल्लाह अब इसके बाद हम अपने नेक्स्ट वीडियो सेशन में सेक्शन 1 से ऑनवर्ड रेगुलर इंक्वायरी का पूरा प्रोसीजर क्या है, पीडा हमें क्या बताता है, वो इंशाअल्लाह हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।